नेता जो कभी ममता बनर्जी का दाया हाथ हुआ करता था, जो टीएमसी के संगठन की रीढ़ था, वही नेता टीएमसी से अलग हुआ, ममता के सामने खड़ा हुआ, उन्हें हराया और अब वो ही नेता बंगाल का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की, वही शुभेंदु जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात दी थी और अब 2026 के सियासी रण में भवानीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर ममता को शिकस्त देकर ये साबित कर दिया कि बंगाल की राजनीति का नया ध्रुव अब कौन है। शुभेंदु अधिकारी ने न केवल ममता को हराया है, बल्कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उस अभेद्य किले को भी ढहा दिया है जिसे ममता ने सालों की मेहनत से बनाया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता के लिए लाठियां खाते थे, वो आज बीजेपी के सबसे बड़े हथियार बन गए? क्या ये सिर्फ सत्ता की महत्वाकांक्षा है या फिर इसके पीछे अपमान और उपेक्षा की कोई गहरी टीस छिपी है? आज हम शुभेंदु अधिकारी के उस सफर को खंगालेंगे जिसने बंगाल की सत्ता का नक्शा ही बदल दिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बंगाल की राजनीति में अधिकारी परिवार का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्वी मेदिनीपुर जिला इनका गढ़ रहा है। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी खुद ममता बनर्जी के पुराने साथी और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। शुभेंदु ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी, लेकिन जब ममता ने टीएमसी बनाई तो पूरा अधिकारी परिवार उनके साथ हो लिया। बंगाल के गांवों में, खासकर दक्षिण बंगाल में, टीएमसी को खड़ा करने का श्रेय काफी हद तक शुभेंदु को दिया जाता है। ममता बनर्जी और शुभेंदु का रिश्ता वैसा ही था जैसे एक सेनापति और उसके राजा का होता है। 2007 का नंदीग्राम आंदोलन याद कीजिए, वो शुभेंदु अधिकारी ही थे जिन्होंने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लोगों को लामबंद किया था। उस आंदोलन ने ही ममता बनर्जी के लिए सत्ता का रास्ता साफ किया था। उस समय ममता शुभेंदु पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि जहां शक्ति होती है वहीं टकराव के बीज भी बो दिए जाते हैं। टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एंट्री हुई अभिषेक बनर्जी की। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का पार्टी के भीतर कद बढ़ना शुभेंदु को रास नहीं आया। शुभेंदु को लगा कि उन्होंने सालों तक जमीन पर पसीना बहाया, लाठियां खाई और जेल गए, लेकिन अब पार्टी का भविष्य एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपा जा रहा है जिसने संघर्ष की वो तपिश नहीं देखी। यहीं से शुभेंदु के मन में बगावत के अंकुर फूटे। शुभेंदु अधिकारी को लगा कि उन्हें किनारे किया जा रहा है। जिन जिलों में उनका प्रभाव था, वहां अभिषेक के करीबी लोगों को अहमियत दी जाने लगी। 2020 के आते आते ये साफ हो गया कि शुभेंदु अब टीएमसी में घुटन महसूस कर रही हैं। उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया और फिर दिसंबर 2020 में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। ये बंगाल की राजनीति का वो मोड़ था जिसने आने वाली 5 सालों की पटकथा लिख दी थी। 2021 का विधानसभा चुनाव शुभेंदु के लिए वजूद की लड़ाई थी। ममता बनर्जी ने उन्हें चुनौती देने के लिए अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम जाने का फैसला किया। ये एक बड़ा जुआ था। शुभेंदु ने मन से कहा था कि वो ममता को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। हालांकि जीत का अंतर कम रहा, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी को हराकर इतिहास रच दिया। एक मुख्यमंत्री का अपने ही पूर्व सहयोगी से चुनाव हार जाना लोकतंत्र में बहुत बड़ी बात है। नंदीग्राम की जीत ने शुभेंदु को बीजेपी के भीतर जायंट किलर की छवि दी थी। इसके बाद शुभेंदु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ममता सरकार को हर मोड़ पर घेरा, चाहे वो भर्ती घोटाला हो या संदेश खाली का मुद्दा। शुभेंदु हर जगह फ्रंट फुट पर नजर आए। उनकी राजनीति का तरीका अब आक्रामक हो चुका था और उनकी भाषा सीधे ममता बनर्जी पर हमलावर थी। 2026 के चुनावों में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर से भी चुनाव लड़ना ठीक समझा। भवानीपुर ममता बनर्जी का घर माना जाता है, वहां से ममता को हराना नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन शुभेंदु ने वहां की डेमोग्राफी और लोगों की नाराजगी को बखूबी समझा। उन्होंने वहां के व्यापारियों, मध्यम वर्ग और युवाओं को ये समझाने में कामयाबी हासिल की कि बंगाल को अब बदलाव की जरूरत है। भवानीपुर में शुभेंदु की जीत सिर्फ एक विधायक की जीत नहीं है, ये ममता बनर्जी की उस छवि का अंत है कि वो अजय हैं। शुभेंदु ने न केवल खुद जीत हासिल की, बल्कि पूरे बंगाल में बीजेपी के पक्ष में ऐसी लहर पैदा की जिसने टीएमसी की जड़ों को हिला दिया। उन्होंने इस चुनाव को दीदी बनाम बंगाल बना दिया था। उनकी रणनीति में अमित शाह का मार्गदर्शन और शुभेंदु का अपना जमीनी फीडबैक भी शामिल था।
अमित शाह को अक्सर ऐसे नेताओं की तलाश रहती है जो जमीन पर पकड़ रखते हैं। शुभेंदु अधिकारी उसी खांचे में फिट बैठते थे। बंगाल में ममता को हराने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो टीएमसी की रग रग से वाकिफ हो। शुभेंदु को संगठन चलाने का अनुभव था और उनके पास अपना एक समर्पित वोट बैंक भी था। बीजेपी में आने के बाद शुभेंदु ने खुद को एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में पेश किया। उन्होंने बेगम और खाला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दी, जिससे बीजेपी का कोर वोटर उनके साथ मजबूती से जुड़ गया। अमित शाह ने शुभेंदु को वो आजादी दी जो उन्हें टीएमसी में नहीं मिल रही थी। आज शुभेंदु दिल्ली के लिए बंगाल का सबसे विश्वसनीय चेहरा बन गए हैं। बंगाल में शुभेंदु की सफलता के पीछे सिर्फ राजनीतिक मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि कुछ गहरे सामाजिक कारण भी है। राज्य का मध्यम वर्ग लंबे समय से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान था। शिक्षक भर्ती घोटाले ने बंगाल के शिक्षित युवाओं के मन में टीएमसी के प्रति भारी गुस्सा भर दिया था। शुभेंदु ने इस गुस्से को आवाज दी। इसके अलावा बंगाल की कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा से भी आम लोग त्रस्त थे। शुभेंदु ने बार बार डबल इंजन की सरकार का नारा देकर विकास की उम्मीद जगाई। उन्होंने खुद को एक ऐसे विकल्प के तौर पर पेश किया जो न केवल ममता से लड़ सकता है बल्कि राज्य को नई दिशा भी दे सकता है। ममता बनर्जी का पक्ष हमेशा से ये रहा कि शुभेंदु अधिकारी एक गद्दार हैं जिन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया लेकिन उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। टीएमसी का आरोप है कि शुभेंदु जांच एजेंसियों के डर से बीजेपी में चले गए थे। वहीं शुभेंदु का पक्ष ये है कि वो बंगाल को भतीजावाद और तुष्टीकरण से बचाना चाहते थे। बहरहाल अब शुभेंदु अधिकारी के पास मौका है कि वो बंगाल को नई ऊंचाई पर ले जाए। वो ऐसा कर पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा।